कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? हम जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच फोर्स लगता है। मान लीजिए ये दो चार्जेस हैं, दोनों सेम नेचर के हैं, तो इनके बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और अगर ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं, एक चार्ज माइनस है और एक प्लस है, तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा दोनों के बीच। अब इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है ये किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स डिपेंड करते हैं। और बता दूं आपको कि कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं ये। तो मान लीजिए एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए R है। तो कूलम्ब्स लॉ ये बताता है कि दोनों के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों के मैग्नीट्यूड के, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दोनों, इसका मैग्नीट्यूड Q1 है, इसका मैग्नीट्यूड Q2 है। ये Q1 कूलम का चार्ज है, ये Q2 कूलम का चार्ज है। दोनों का प्रोडक्ट Q1 Q2, Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होगा फोर्स F। और दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करता है। इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मतलब ये होगा कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी निशान हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K को कहते हैं। अब K की वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होगी। अगर ये दोनों चार्जेज फ्री स्पेस में रखे गए हैं जिनके बीच कोई मीडियम नहीं है, या मान लीजिए एयर में रखे गए हैं, तो K की जो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई की वैल्यू रख देंगे, और एप्सिलॉन नॉट ये फ्री स्पेस की ये परमिटिविटी है। और फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है यहाँ पर उसको हम रखेंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 या 3.14। तो ये वैल्यू हमको नियर अबाउट मिलेगी 9 × 10⁹। K की यूनिट क्या होगी? K की यूनिट होगी K इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर, इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, और अपान Q1 Q2। इसकी यूनिट हो जाएगी, F की यूनिट न्यूटन, और R स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, और ये दोनों चार्जेज हैं पर कूलम स्क्वायर। ये K की वैल्यू आ गई फ्री स्पेस के लिए। तो जब आपसे न्यूमेरिकल में जब ये पूछा जाएगा कि दोनों चार्ज जब फ्री स्पेस में रखे गए हैं, दोनों चार्ज फ्री स्पेस में रखे गए हैं, तो K की जगह पर आप ये वैल्यू रख देंगे। तो अब फ्री स्पेस के लिए फोर्स का फार्मूला आ गया, K की जगह पर रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
यही कूलम्स लॉ है। और ये कूलम्स लॉ का ये फार्मूला कब है? जब दोनों चार्जेस को फ्री स्पेस में रखा गया है। फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है। और अगर ये दोनों चार्जेस एक ऐसे मीडियम में रखे गए हैं जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तब उस केस में F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये उस मीडियम की परमिटिविटी है। एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम जिसमें ये दोनों चार्ज रखे गए हैं, Q1 Q2/r²। ये हो गया। तो ये दो चार्जेज Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। इक्वेशन नंबर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², दोनों को मिला देंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² इम्प्लाई दैट F इक्वल टू K Q1 Q2/r²। ये कूलम्स लॉ है। फॉर फ्री स्पेस K की जो वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फ्री स्पेस की परमिटिविटी जब हम रखेंगे इसमें तो ये निकल करके आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो F इक्वल टू K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब ये जो फार्मूला है ये फ्री स्पेस के लिए है, क्योंकि यहाँ परमिटिविटी फ्री स्पेस की दी हुई है। अगर इन दोनों को किसी ऐसे मीडियम में हम रख रहे हैं जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट m मान लीजिए है, तो ऐसे केस में F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई मीडियम की परमिटिविटी यहाँ पर रखेंगे Q1 Q2/r²। ये कूलम लॉ है। अब परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी के बारे में जान लीजिए। ये तो मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। तो फोर्स ऑफ लाइन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ निकल के जाती है। फोर्स ऑफ ओरिजिनेट होती है प्लस से और इंड होती है माइनस चार्ज पर। तो जितनी ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्स रहेगी इन दोनों चार्जेज के बीच उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। लाइन ऑफ फोर्स अगर कम हो जाएगा तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो भी हो, अगर लाइन ऑफ फोर्स कम होगा तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। तो यहाँ से तो लाइन ऑफ फोर्स निकलती है पूरी, यहाँ आते आते वो मीडियम के अनुसार इन दोनों चार्जेस के बीच कौन सा मीडियम है वो बदल जाती है। अगर यहाँ ऐसा मीडियम है जिसकी परमिटिविटी अधिक है, ज़्यादा है, तो यहाँ से मान लीजिए 1000 लाइनें निकल रही हैं लाइन ऑफ फोर्स, तो यहाँ आते आते 500 बचेंगी। 500 लाइन ऑफ फोर्स को इस मीडियम ने अपने अंदर परमिट कर लिया, तो आधी हो गई फोर्स आधी होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आधा हो जाएगा। तो जिस मीडियम की परमिटिविटी जितना ज़्यादा होगी, जितना अधिक होगी, वो मीडियम उतना ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्स को अपने अंदर परमिट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दोनों चार्जेस के बीच फोर्स उतना ही कम होगा। मतलब ये हुआ कि किसी मीडियम की परमिटिविटी अगर अधिक है, अगर दोनों चार्ज ऐसे मीडियम में रखे गए हैं जिनकी परमिटिविटी अधिक है मीडियम की, तो दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कम होगा। और अगर इन दोनों चार्जेस को ऐसे मीडियम में रखा गया है जिसकी परमिटिविटी बहुत कम है, तो दोनों चार्जेस के बीच फोर्स ज़्यादा लगेगा। फ्री स्पेस की परमिटिविटी को हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट से, और किसी मीडियम की परमिटिविटी को हम m से लिखेंगे। अब मैं आपको जा रहा हूँ बताने रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। इसके बाद कूलम्स लॉ का जो इक्वेशन अभी निकाला गया है, जो ड्राइव किया गया है, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये परमिटिविटी फ्री स्पेस की है, ये परमिटिविटी फ्री स्पेस की है, और ये परमिटिविटी किसी मीडियम की है। कोई भी मीडियम हो उसकी परमिटिविटी नहीं मानती है। फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होगी वो हमेशा किसी मीडियम की परमिटिविटी से कम होगी। फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होगी इज ऑलवेज लेस देन
द परमिटिविटी ऑफ एनी अदर मीडियम। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? फ्री स्पेस की परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये इक्वल टू परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। और ये रिलेटिव परमिटिविटी इस मीडियम की कहलाएगा, इस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगा ये। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये आ गया। तो अब न्यूटन कूलम्स लॉ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो फ्री स्पेस के लिए है। और अगर दोनों चार्जेस के बीच में एक ऐसा मीडियम हो जिनकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट m है, तो इसके बीच लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फ्री स्पेस में जब ये रखे गए हैं तो इस पर लगने वाला फोर्स मान लीजिए m नॉट है। जब उन चार्जेस को एक ऐसे मीडियम में रखा गया है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन m है, तो उस पर लगने वाला फोर्स मान लीजिए Fm है। अब इन दोनों को हम डिवाइड करें, दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो FO या F0 अपॉन FM इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया। और ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो F0 अपॉन FM ये इक्वल टू होगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन ये m होगा, ये उस मीडियम की परमिटिविटी, ये एप्सिलॉन m है। ये इससे कट गया, 4 पाई से कट गया। अब ये एप्सिलॉन m ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला निकल के आया। अब यही एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी करते हैं। तो F0 अपॉन FM ये इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा, ये रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा। अब इसके बाद कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले कूलम्स लॉ हम लिखे हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट यूज हुआ है तो ये फ्री स्पेस के लिए है, फॉर फ्री स्पेस। अब चूंकि ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, अगर हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखें, ये एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, ये चार्ज मान लीजिए चार्ज नंबर 1 है, चार्ज नंबर 2 है, चार्ज Q1 और चार्ज Q2, दोनों मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज नंबर 1 चार्ज नंबर 2 पर फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा? ऐसे लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। और चार्ज नंबर 2 चार्ज नंबर 1 पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ऐसे लगाएगा।
तो इस फोर्स को हम लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, और इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। अब डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे, या दोनों के बीच डिस्टेंस हम कैसे दिखाएंगे वेक्टर फॉर्म में। जब हम 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं, 2 से 1 की तरफ जब हम चलेंगे तो लिखेंगे R21, और 1 से 2 की तरफ जब हम चलेंगे, ऐसे जब हम डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो R12, ऐसे हम उसको लिखेंगे। R12 का मतलब कि 1 से 2 की तरफ आप जा रहे हैं, मेजरमेंट जो आप कर रहे हैं फ्रॉम 1 to 2, तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा। अब फोर्स, दोनों पर फोर्स बराबर लगेगा, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। F12 और F21, ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन का है, ये दोनों अभी बराबर नहीं है, मैग्नीट्यूड तो दोनों के बराबर होंगे। एक्शन रिएक्शन, एक दीवार को आप धक्का दे रहे हैं तो जितना आप दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उतना दीवार भी आपके ऊपर फोर्स लगा रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मगर चूंकि डायरेक्शन अलग अलग है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंसीडर किया जाता है, तो एक का डायरेक्शन इधर है, दूसरे का डायरेक्शन इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए, ये दोनों इक्वल नहीं, मैग्नीट्यूड सिर्फ इक्वल है, डायरेक्शन सेम नहीं है। तो इसके डायरेक्शन को आप उलट दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों सेम हो गया, अब ये इक्वल होंगे, अब ये इक्वल होंगे। ये 2-1 का जो F21, ये डायरेक्शन इधर था, आपने यहाँ निगेटिव का साइन लगा दिया तो इसका डायरेक्शन अब इधर आपने दिखा दिया, और इसका भी डायरेक्शन, अब दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन0। कई तरीके हैं लिखने के, Q1 Q2/R², इस पर एक एरो लगा देंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। लेफ्ट हैंड साइड तो वेक्टर हो गई, मगर राइट हैंड साइड अभी स्केलर है, तो राइट हैंड साइड को वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11th क्लास में हमने ये पढ़ा है कि कोई वेक्टर A है, ये इक्वल टू होता है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से मैग्नीट्यूड में, सॉरी, ये वेक्टर A इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फुल वेक्टर आ जाता है। तो जब भी किसी मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अब वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने यूनिट वेक्टर को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये यूनिट वेक्टर है, R का यूनिट वेक्टर ये, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में आ गया, कूलम्ब्स लॉ ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब इसका और तरीका है लिखने का। मान लीजिए फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 ड्यू टू चार्ज नंबर 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपान, अब फोर्स 1 ड्यू टू 2, तो आप यहाँ देख लीजिए कि 1 पर जो फोर्स लग रहा है, 1 पर ड्यू टू 2 किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ऐसे। तो ऐसे जब लग रहा है तो हम ये वाला R लेंगे, इस डायरेक्शन का R लेंगे, सॉरी R122 ये वाला लेंगे, ये R21 2 से 1 की तरफ, और ये फोर्स भी लग रहा है, फोर्स ऑन 1 चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपान, अब 1 2 इधर लग रहा है, फोर्स 1 2, ये इस पर फोर्स जो 2 जो फोर्स लगाएगा 1 पर इधर, तो इस साइड का हम जो R है वो ये लेंगे 2 से 1 की तरफ, फोर्स
ऐसे लग रहा है, और जो हम डिस्टेंस नाप रहे हैं वो डिस्टेंस भी हम ये वाला लेंगे 2 से 1 की तरफ हो। तो 2 से 1 की तरफ ये डिस्टेंस लिखेंगे यहाँ R21, ये वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। वेक्टर को मोड में बंद कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो ये चूंकि वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड है पूरा, तो मैग्नीट्यूड को वेक्टर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वेक्टर फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो हमने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ कैप का निशान लगा दिया। तो ये तो इसका एक फार्मूला, एक इसका रिप्रेजेंटेशन ये है वेक्टर फॉर्म में। ठीक उसी तरह से आप F21 निकालना चाह रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12, ये मैग्नीट्यूड हो गया R12, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए यूनिट वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड। तो यहाँ आप निकाल लीजिए यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर इक्वल टू फुल वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड। तो फुल वेक्टर R12 अपान मैग्नीट्यूड R12, ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो अब हम इसको यहाँ पर पुट कर दें तो F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12, मोड में बंद कर दिया इसको तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। ये स्क्वायर होता है, सॉरी R का स्क्वायर होता है ना ये, तो ये R क्या है, मैग्नीट्यूड है। इस मैग्नीट्यूड को हमने इस फॉर्म में लिखा है, वेक्टर फॉर्म में लिख के इसको हमने मोड में बंद कर दिया तो वो मैग्नीट्यूड हो गया स्क्वायर। और इसके जगह पर हम ये लिख दें R12 अपान R12 का मैग्नीट्यूड, फुल वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड, फुल वेक्टर अपान R12, ये वेक्टर के साइन है, इसको हमने मोड में बंद कर दिया तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो अब ये आ जाएगा F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, अब इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है तो ये हो जाएगा R12 वेक्टर पावर 3 और R12 ये हो गया ये। तो कूलम्स लॉ का ग्राफिकल वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ये भी हो सकता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं या आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सब किसी भी फॉर्म में आप लिख दीजिए, एग्जाम में नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। तो कूलम्स लॉ का ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन रहा।